Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ruqayya Farooq from Team Math Sparkle and today is the day 4 of our course. तो हम जो है वो अपनी सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग से ही कंटिन्यू करेंगे आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेकोलअमीन। पिछली दफ़ा हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी, तो उसमें कैटेकोलअमीन्स जो है उसकी हमने बात की थी कि एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन या एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामीन, डोब्यूटामीन, ये सारी ड्रग्स जो है वो हमारे पास कैटेकोलअमीन्स में आती हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो फर्स्ट ड्रग है हमारे पास एड्रेनलिन, ये जो है सारे रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड करती है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2, ये सारे रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड करती है। इसके अलावा जो ड्रग है नॉर एड्रेनलिन, इसकी बीटा 2 रिसेप्टर पर जो है वो पुअर एक्टिविटी होती है, बाकी 3 रिसेप्टर्स पर जो है इसकी एफिनिटी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके बाद डोपामीन की अगर बात करें तो डोपामीन जो है ये अल्फा 1 पर एक्ट करती है और बीटा 1 पर एक्ट करती है। फिर इसके अलावा डो ब्यूटामीन की अगर बात करें तो डो ब्यूटामीन बीटा 1 एगोनिस्ट है, ठीक है। तो ये थे इसके रिसेप्टर्स। अब हम अपनी जो है वो ड्रग को शुरू करते हैं एपिनेफ्रीन को। तो एपिनेफ्रीन हमारे पास जो है वो एक नेचुरली अकरिंग न्यूरोट्रांसमीटर भी है, ठीक है, और ये एक सिंथेटिक कंपाउंड भी है। अब अगर इसकी हम थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो ये ब्रोंकोस्पाज्म में यूज़ होती है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट में, रेस्पिरेटरी कंडीशंस में जब हमारे पास ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुई होती है ना, इंक्रीज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, तो ये हम यूज़ करते हैं फॉर डायलेशन, ठीक है, क्योंकि ये ब्रोंको डायलेशन कराती है। इसके बाद हम इसको एनाफाइलेक्टिक शॉक में यूज़ करते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक में ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, फॉर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो कि एलर्जीज़ की वजह से होता है। इसके बाद ये कार्डिक अरेस्ट में भी यूज़ होती है, लोकल एनेस्थीसिया में भी इसको यूज़ करते हैं ताकि इसका जो लोकल एनेस्थीसिया का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाए और इसकी जो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी है एनेस्थीसिया की वो डिक्रीज़ हो जाए। इसके अलावा इसको जो है वो इंट्रा ऑक्यूलर सर्जरी में भी हम यूज़ करते हैं। अच्छा, एड्रेनलिन जो है वो, जैसे कि हमने बात की कि एड्रेनलिन जो है वो सारे के सारे रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देती है। तो अगर इसके हम डोजेस की बात करें कि अगर लो डोज दिया है हमने एड्रेनलिन का, तो लो डोज पर जो है इसका क्या इफ़ेक्ट आता है, तो लो डोज पर जो है इसका इफ़ेक्ट आता है, बीटा इफ़ेक्ट जो है वो इसका प्रीडोमिनेट हो जाता है इन द लो डोजेज, ठीक है, यानी कि वेज़ोडाइलेशन जो है वो लो डोजेस पे ज़्यादा प्रीडोमिनेट होगी। जबकि अगर हाई डोज की बात करें तो हाई डोज में जो है वो अल्फा इफेक्ट्स जो है वो ज़्यादा प्रीडोमिनेट होंगे, मीन्स के वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो ज़्यादा प्रीडोमिनेट होगी। फिर अगर हम इसी तरीके से नॉर एपिनेफ्रीन की बात करते हैं तो नॉर एपिनेफ्रीन भी थ्योरेटिकली सारे रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है, सारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है। और जब हम थेराप्यूटिक डोजेस में जो है इसको एडमिनिस्टर करते हैं तो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है ये ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं इन द थेराप्यूटिक डोजेस ऑफ नॉर एपिनेफ्रीन, ठीक है। अब हम इसके एक्शंस की अगर बात करें तो नॉर एपिनेफ्रीन जो है ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करती है ड्यू टू इंटेंस वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन। किडनी पर जो अल्फा 1 रिसेप्टर होता है इसको ये एक्टिवेट करती है, ठीक है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होते हैं, बोथ ब्लड प्रेशर मीन्स कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा जो है ये हमारे पास थेराप्यूटिक यूजेस इसके हैं कि ये शॉक को जो है वो ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि शॉक की कंडीशन में क्या होता है कि बीपी जो है वो सडनली ड्रॉप हो जाता है बिल्कुल ही, तो हम रेजिस्टेंस जो है इसके थ्रू इंक्रीज करवाते हैं, ब्लड प्रेशर जो है उसको इंक्रीज कराते हैं इन द कंडीशन ऑफ शॉक। और इसके अलावा इसके कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्लिनिकल यूजेस नहीं हैं। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट्स की अगर बात करें तो ये पोटेंट वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्टर है, तो ये स्लोइंग ऑफ स्किन जो है वो कॉज कर सकता है, और इसके अलावा जो है ये टिश्यू नेक्रोसिस भी जो है वो कॉज कर सकता है। देन हम आते हैं अपनी थर्ड ड्रग की तरफ, दैट इज डोपामीन। तो डोपामीन जो है ये हमारे CNS और बेसल गैंग्लिया के अंदर
एक मेटाबॉलिक प्रिकर्सर है, प्रेजेंट होता है नॉरएपिनेफ्रिन का, ये मेटाबॉलिक प्रिकर्सर है। और इसकी अगर थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो ये जो है कार्डियोजेनिक एंड सेप्टिक शॉक दोनों में यूज़ करते हैं हम डोपामीन। कार्डियोजेनिक एंड सेप्टिक शॉक, इसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये भी ब्लड प्रेशर को जो है वो इंक्रीज करता है बाय स्टिमुलेटिंग बीटा 1 रिसेप्टर। बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पर थे, हमने पढ़ा था कि बीटा 1 रिसेप्टर जो है वो हार्ट पर प्रेजेंट होते हैं और बीटा 2 जो है वो लंग पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये अल्फा 1 रिसेप्टर जो होता है ब्लड वेसल्स पर, उस पर भी एक्ट करेगा, वहाँ पर ये क्या कराएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, ठीक है। इसके बाद अगर इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो ओवरडोज ऑफ डोपामीन जो है ये सारे सेम इफेक्ट ही प्रोड्यूस करेगा जो कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के हैं, वही सारे इफेक्ट्स जो हैं वो हमें ज़्यादा होते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा नोज़िया, हाइपरटेंशन, इरिथमियाज जो है वो ज़्यादा कॉमनली देखे जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं डोब्यूटामीन पर। तो डोब्यूटामीन जो है एक सिंथेटिक और डायरेक्ट एक्टिंग कैटेकोलामीन है और ये बीटा 1 रिसेप्टर पे जो है एक्ट करता है और बीटा 2 और अल्फा 1 पे जो है इसके माइनर इफेक्ट हैं, ठीक है। बीटा 1 पर इसका जो है वो ज़्यादा इफेक्ट है, जबकि बीटा 2 और अल्फा 1 पर जो है इसका माइनर इफेक्ट है डोब्यूटामीन का, ठीक है। इसके अलावा जो है ये कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं इन एक्यूट हार्ट फेलियर, ठीक है। इसके अलावा जो है कार्डिक आउटपुट को जब इंक्रीज करती है तो ये ऑक्सीजन डिमांड को जो है वो इंक्रीज नहीं करती एज अदर सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसको एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज़ कर रहे हैं तो हमने इसको कॉशन के साथ यूज़ करना होता है, क्योंकि ये एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन को इंक्रीज करती है, यानी एवी कंडक्शन को इंक्रीज करती है। एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे इसके एपिनेफ्रिन की तरह के होते हैं मोस्टली। अच्छा, ये जो हमने बात की, ये सारी हमने बात की है डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स की, ठीक है। डायरेक्ट एक्टिंग से मुराद ये है कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये डायरेक्टली रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करती हैं और अपने एक्शन को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। ये कहलाता है डायरेक्ट एक्टिंग मैकेनिज्म। अच्छा, अब तक हमने जितनी बात की वो हमने बात की डायरेक्ट एक्टिंग कैटेकोलामीन ड्रग्स की, ठीक है। कैटेकोलामीन ड्रग्स जिसमें हमने बात की एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, डोपामीन एंड डोब्यूटामीन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नॉन कैटेकोलामीन कैटेगरी इन द डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स, ठीक है, जिसमें अल्फा एगोनिस्ट आएंगे और इसके अलावा बीटा एगोनिस्ट आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा एगोनिस्ट की। तो अल्फा एगोनिस्ट में जो ड्रग्स आती हैं, ऑक्सीमेटाजोलिन जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, फिनाइलएफ्रिन यूज़ होती है, इसके अलावा क्लोनिडीन यूज़ होती है, ठीक है। तो यानी कि ये जो डी कंजेस्टेंट की तरह किस तरीके से वर्क करेंगी, हमारे नेजल कंजेस्टेंट है वो बेसिकली वेजो डायलेशन की वजह से होती है, ठीक है। तो ये अल्फा रिसेप्टर पर जाकर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन को एक्टिवेट करेगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो है कंजेस्शन जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा, ऑक्सीमेटाजोलिन की अगर अदर यूजेस की हम बात करें तो ऑक्सीमेटाजोलिन जो है वो ओटीसी नेजल स्प्रे के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। इसके अलावा हम इसको आइस के लिए भी यूज़ करते हैं, जो रेडनेस हो जाती है एसोसिएटेड विथ स्विमिंग, कोल्ड एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज, उसमें भी हम ऑक्सीमेटाजोलिन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं तो इसमें रीबाउंड कंजेस्शन का ख़तरा जो है वो होता है, या रीबाउंड कंजेस्शन का रिस्क होता है। फिर अगर हम बात करें फिनाइलएफ्रिन की, तो फिनाइलएफ्रिन जो है वो हम यूज़ करते हैं। फिनाइलएफ्रिन इज़ अनदर ड्रग। फिनाइलएफ्रिन भी जो है हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है और इसको हम माइड्रियासिस के लिए मतलब एज अ माइड्रियाटिक इसको हम यूज़ करते हैं और ये साइक्लोप्लेजिया नहीं करवाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अनदर ड्रग्स की लाइक मीथोक्सामीन एंड मेफेंटरमीन, तो ये जो है इंक्रीज करती है बीपी को। जब हाइपोटेंसिव स्टेट होती है तो ये जो है बीपी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा एक और ड्रग है माइडोड्रीन। माइडोड्रीन ड्रग जो है ये हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। इसके अलावा एक और ड्रग थी फिनाइल
प्रोपेनोलमीन, जिसको जो है बैंड कर दिया गया था ड्यू टू द रिस्क ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक। इसके बाद हम बात करते हैं अल्फा 2 एगोनिस्ट की। अब कुछ ड्रग्स होती हैं जो अल्फा 2 रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करती हैं और डिफरेंट मतलब इंडिकेशंस के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो द फर्स्ट ड्रग इज़ मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा जो है वो हाइपरटेंशन के अंदर यूज़ होता है। प्रेगनेंसी में भी जो है मिथाइल डोपा यूज़ कर सकते हैं इन द हाइपरटेंसिव वुमेन। और क्लोनिडीन इज़ द सेकंड ड्रग। ये हम हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, डायबिटिक डायरिया के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन में इसका यूज़ है, एनाल्जेसिक है। इसके अलावा टॉरेट सिंड्रोम में और टॉरेट सिंड्रोम में है वो हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास अनदर ड्रग आती है एप्राक्लोनिडीन एंड ब्रीमोनिडीन। ये जो है सिलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट होते हैं और इसको हम ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। एप्राक्लोनिडीन और इसके अलावा ब्रीमोनिडीन, ठीक है। इन ड्रग्स को जो है वो हम ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। तो ये हो गई हमारे पास अल्फा 2 एगोनिस्ट। अब हम बात करते हैं बीटा एगोनिस्ट ड्रग्स की। तो बीटा एगोनिस्ट ड्रग्स जो है वो नॉन सिलेक्टिव होती हैं। इसके अलावा बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 स्पेसिफिक भी होती हैं, यानी कि सिलेक्टिव भी हैं और नॉन सिलेक्टिव भी हैं। नॉन सिलेक्टिव में सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास आइसोप्रोटेरिनॉल, और ये एक ही हमारे पास ड्रग है, ये डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है, ठीक है, डायरेक्टली एक्टिंग कैटेकोलामीन ड्रग है। इसके अलावा ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर पर जो है वो एक्ट करती है। जब बीटा 1 को ये स्टिमुलेट करेगी तो ये कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज कर देगी। इसके अलावा बीटा 2 को जब स्टिमुलेट करेगी तो ये पेरिफेरल और ब्रोंको दोनों जो है वो डायलेशन स्टिमुलेट करवाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बीटा 1 सिलेक्टिव ड्रग की। तो बीटा 1 सिलेक्टिव ड्रग है हमारे पास प्रीनैल्टेरोल। प्रीनैल्टेरोल जो है ये हमारे पास नॉन कैटेकोल अमीन बीटा 1 सिलेक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा बीटा 2 की अगर बात करें तो बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग्स जो हैं इसमें भी दो कैटेगरीज आती हैं। एक होती है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट जिसको साबा कहते हैं, और एक होती है लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट जिसको हम लाबा कहते हैं। फिर अगर मैं आपको बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग्स के अगर नाम बताऊं तो इसमें आती है सेल्ब्यूटामॉल यानी कि एल्ब्यूटेरॉल, इसके बाद लेवल ब्यूटेरॉल, फिर है फिनोटेरोल, मेटाप्रोटेरिनॉल, टर्ब्यूटेलिन, सेलमेट्रोल, फॉर्मोटेरोल, इंडासेट्रोल, ठीक है। ये सारी ड्रग्स बीटा 2 एगोनिस्ट हैं। अब इसमें शॉर्ट एक्टिंग कौन सी हैं और लॉन्ग एक्टिंग कौन सी हैं? तो एल्ब्यूटेरॉल, मेटाप्रोटेरिनॉल, टर्ब्यूटेलिन, लेवल ब्यूटेरॉल, ये हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट हैं। शॉर्ट एक्टिंग मीन्स कि इनका हमें जो है वो इमीडिएट इफेक्ट मिलता है, लेकिन इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कम होता है। लेकिन जो लाबा ड्रग्स हैं इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो ज़्यादा जो है वो लॉन्गर होता है देन शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। फिर इनको जो है हम यूज़ करते हैं ब्रोंको डायलेटर्स के तौर पर, और इसको हम मीटर डोज इनहेलर से जो है एडमिनिस्टर करवाते हैं। ये हम एक्यूट एस्थमा या एक्यूट ब्रोंको स्पाज्म में जो है वो यूज़ करते हैं फॉर द इमीडिएट इफेक्ट, क्योंकि उसमें एसओबी यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ पेशेंट आता है और उसको जो है वो सीवियर एसओबी होती है, तो हमने उसको रिवर्स कराना होता है। दैट्स वाई वी यूज़ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, देन हम उसको लॉन्ग एक्टिंग पर लेके आते हैं, ठीक है। तो एल्ब्यूटेरॉल जो है वो बेसिकली इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है। एल्ब्यूटेरॉल जो है वो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है क्योंकि इसका जो बीटा 2 रिसेप्टर से सिलेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा दूसरों के मुकाबले में अच्छी है, तो इस वजह से ये जो है हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर एक्यूट एस्थमा या एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म। फिर इसके बाद लाबा की अगर बात करें यानी लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स की, तो इसमें आर्फो मोट्रोल, फॉर्मोटेरोल, इंडासेट्रोल एंड सेलमेट्रोल आते हैं। इन सारी ड्रग्स जो है इनको हम एज अ ब्रोंको डायलेटर्स ही यूज़ कर रहे होते हैं। इनको जो है वो हम एस्थमा के अंदर यूज़ करते हैं, सीओपीडी में यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज।
इसके बाद जो बीटा 2 एगोनिस्ट अदर हैं उनमें आते हैं राइटोड्रीन एंड आइसोप्सिप्रीन। इसी के अंदर जो है वो राइटोड्रीन और आइसोप्सिप्रीन भी आती हैं। ये ड्रग्स जो हैं ये हम टोकोलाइटिक एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी कि इनको हम एज ए यूट्राइन रिलैक्सेंट जो है वो यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद बीटा 3 एगोनिस्ट की अगर बात करें तो बीटा 3 एगोनिस्ट में आती है मायराबैग्रॉन। ये ड्रग जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर ओवर एक्टिव ब्लैडर, यानी कि यूरिनरी इनकंटीनेंस है, अगर किसी का यूरिनरी ब्लैडर जो है वो ओवर एक्टिवेट है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मायराबैग्रॉन। इसके बाद अगर हम इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स की बात करें, ये सारी बात हमने की है डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स की। इसके बाद अगर हम इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स की बात करें तो इसमें आती है एम्फेटामीन। एम्फेटामीन जो है ये हमारे पास अल्फा 1 और बीटा 1 को जो है एक्टिवेट करती है, लेकिन ये एज अ एडेप्टिव सब्सटेंस यूज़ होती है और ये टॉलरेंस और डिपेंडेंस दोनों कॉज कर सकती है। इसके अलावा हमारे पास एक ड्रग होती है पेमोलिन। पेमोलिन जो है ये हमारे पास पहले ड्रग यूज़ होती थी, लेकिन फिर इसको विथड्रॉ कर लिया गया ड्यू टू लाइफ थ्रेटनिंग हेपेटोटॉक्सिसिटी। इसके बाद एक और इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है दैट इज मिथाइलफेनिडेट। मिथाइलफेनिडेट जो है ये हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। ये एक टाइप ऑफ डिसऑर्डर है जिसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं और ये एक प्रेफर्ड ड्रग है फॉर दिस डिसऑर्डर। इसके बाद इसमें आती है मोडाफेनिल। मोडाफेनिल जो है ये भी एक इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नेप्रोलेप्सी। ये हो गई बात इनडायरेक्ट ड्रग्स की। इनडायरेक्ट ड्रग्स में आपने याद रखना है कि ये वो ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास इनडायरेक्टली न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को इंक्रीज करेंगी, यानी कि उसकी डिग्रेडेशन को इनहिबिट करेंगी, और इसके अलावा जो उसका रीअपटेक है उसको इनहिबिट कर देंगी। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिक्स एक्शन ड्रग्स की, जिनमें दोनों मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ये डायरेक्ट एक्टिंग भी होती हैं और इनडायरेक्ट एक्टिंग भी होती है। तो इसमें एफेड्रीन और सूडो एफेड्रीन आती हैं। इनको हम नेज़ल और साइनस कंजेस्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। और एफेड्रीन जो है इसको हम ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा में यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये वैसोप्रेसर है, चॉइस है वैसोप्रेसर की, जिसमें हम इसको प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है वो कंप्लीट हुए एगोनिस्ट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स antagonist drug. Sympatholytic drug means adrenergic antagonist. These drugs will block the sympathetic या adrenergic receptors. सबसे पहले इसके अंदर आती है अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स में हमारे पास नॉन सिलेक्टिव भी हैं और सिलेक्टिव भी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स की, दैट आर फेनोक्सीबेंजामीन एंड फेंटोलामीन एंड टोलाजोलिन। फेनोक्सीबेंजामीन, फेंटोलामीन, टोलाजोलिन, ये जो है हमारे पास नॉन सिलेक्टिव एजेंट्स हैं। फिर अगर मैं इसके यूज़ की बात करूं तो ये हाइपरटेंसिव एपिसोड्स को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जाती है इन द फियोक्रोमोसाइटोमा। और फेंटोलामीन और टोलाजोलिन जो है ये हमारे पास हाइपरटेंसिव क्राइसिस में यूज़ करते हैं इन क्लोनिडीन विथड्रॉल एंड चीज़ रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास सिलेक्टिव एजेंट्स आते हैं। तो सिलेक्टिव में अल्फा 1 ब्लॉकर्स हैं। अल्फा 1 ब्लॉकर में जो ड्रग्स आती हैं ये हमारे पास है प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, एल्फ्यूजोसिन। ये जो है हमारे ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करती है और टैकीकार्डिया जो है इनसे कम होता है एज कम्पेयर टू दीज नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स। प्राजोसिन जो है हमारे पास यूज़फुल है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्कॉर्पियन स्टिंग। इसके अलावा ये ड्रग्स जो है अल्फा 1 ब्लॉकर ये हाइपरटेंशन में जो है वो हम यूज़ करते हैं इन द प्लेस ऑफ फेनोक्सीबेंजामीन एंड फेंटोलामीन। और इसके बाद जो है ये हमारे पास अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करूँ तो ये हमारे पास पोस्चुरल हाइपोटेंशन कॉज करती है। और इसके अलावा जो है एक और ड्रग है इंडोरामीन और यूरापेडिल। ये भी जो है हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में यूज़ करते हैं। ये भी अल्फा 1 ब्लॉकर्स में आती है।
फिर है सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर। सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर में हमारे पास है योहिम्बीन और आइडाजोक्सान। तो ये ड्रग्स जो है ये हमारे पास अल्फा 2 ब्लॉकर हैं, इनका एज सच कोई क्लिनिकल रोल नहीं है। फिर हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स की। बीटा ब्लॉकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स, और उसको भी हम जो है वो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन इस तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की, दैट आर फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन नॉन सिलेक्टिव में आती है प्रोप्रानोलोल, टाइमोलोल, नेडोलोल, पिंडोलोल, एल्प्रेनोलोल एंड ऑक्सप्रेनोलोल। ये जो है हमारे मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज करती हैं ये ड्रग्स। ये ड्रग्स जो है वो क्लासिकल एंजाइना में हम यूज़ कर रहे होते हैं कि ये नॉन सिलेक्टिव हैं, तो ये बीटा 1 के साथ साथ जो है वो बीटा 2 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती हैं। तो बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके ये क्या करवाएंगी, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देंगी, जो कि हमारे पास डेंजरस हो सकता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फॉर द पेशेंट ऑफ एस्थमा। यानी कि अगर हमारे पास कोई एस्थमा का पेशेंट है तो उसमें अगर हम नॉन सिलेक्टिव का यूज़ करते हैं तो उसमें वो बीटा 2 को ब्लॉक करके ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा सकती है, दैट कैन वर्स द एस्थमा। तो दैट्स वाई दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एस्थमेटिक पेशेंट। फिर इसके बाद की कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले तो यही है कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन ब्रोंकियल एस्थमा ड्यू टू दियर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर एक्शन। इसके अलावा ये हाइपोग्लाइसीमिया करवाती है इन डायबिटिक पेशेंट, और अगर हम इसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हैं तो ये सीरम लिपिड प्रोफाइल को भी अफेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स की, दैट आर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्डियो सिलेक्टिव। क्योंकि हम बीटा 1 रिसेप्टर जो है वो हमारे पास हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो ड्रग्स जो सिलेक्टिवली बीटा 1 पे जाके बाइंड करती हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिलेक्टिव बीटा 1 या कार्डियोवैस्कुलर बीटा ब्लॉकर्स, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स। ये ड्रग हम उन पेशेंट के अंदर रिकमेंड करते हैं जो डायबिटिक होते हैं, एस्थमेटिक होते हैं, और जो जिनमें जो है हाइपरलिपिडीमिया होता है। क्यों हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि सिलेक्टिव बीटा 1 सिर्फ बीटा 1 पे जाके बाइंड करेंगी, बीटा 2 को ब्लॉक नहीं करेंगी। बीटा 2 को ब्लॉक करने से क्या होता है कि एस्थमा वर्स हो सकता है डायलेशन की वजह, कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, और जो डायबिटीज़ है वो भी हमारे पास वर्स हो सकती है, क्योंकि जो नॉन सिलेक्टिव हैं वो हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कर सकते हैं। अगर हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर जो है वो ब्लॉक होता है बाय बीटा ब्लॉकर, तो उससे क्या होता है कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनका एस्थमा वर्स हो जाता है, इसलिए हम इसको जो है प्रेफर करते हैं इन डायबिटिक पेशेंट और इन एस्थमेटिक पेशेंट्स। अब इसमें एक निमोनिक है जिसकी मदद से आप इसको याद रख सकते हैं इन ड्रग्स के नाम को, न्यू बीटा ब्लॉकर एक्टिंग एक्सक्लूसिवली एट मायोकार्डियम, एन फॉर नेबिवेलोल। नेबिवेलोल जो है ये मोस्ट कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग है, बी फॉर बीटाक्सोलोल, डिसोप्रोलोल, ए फॉर एसीब्यूटोलोल, ई फॉर इस्मोलोल, ए फॉर एटेनोलोल, एम फॉर मेटोप्रोटेरेनोल और सी फॉर सेलेप्रोलोल। के बाद हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स की। थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स जो हैं ये एडिशनल वेजोडाइलेटरी प्रॉपर्टी रखती हैं। थर्ड जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ। थर्ड जनरेशन जो है ये बीटा ब्लॉकर्स एडिशनल वेजोडाइलेटरी प्रॉपर्टी रखती हैं। इट मे बी ड्यू टू अल्फा ब्लॉकेट, बीटा 2 एगोनिज्म, और इसके अलावा रिलीज ऑफ NO, इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम चैनल्स, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स, यानी कि इनके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अब ये जो है इनको हम यूज़ करते हैं सारी बीटा ब्लॉकर्स के, मैं ओवरऑल यूजेस बता रही हूँ आपको। तो इनको हम हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, फिर इसके बाद इसको क्लासिकल एंजाइना में यूज़ किया जाता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, सुप्रावेंट्रिकुलर इरिथमिया, क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसके बाद हम बात करते हैं कंबाइंड अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स की। तो कंबाइंड अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स आर लेविटेनोल एंड कार्बिडेनोल। ये इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं ऑफ दिस ग्रुप, और ये जो है इनके अंदर कंबाइंड अल्फा एंड बीटा इफेक्ट आते हैं। कार्बिडेनोल जो है इसको हम यूज़ करते हैं
इन क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और इसकी जो है वो मैक्सिमम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी होती है। तो ये हमने जो है कंप्लीट कर लिया अपना बीटा ब्लॉकर्स का पोर्शन। इसके बाद बात करते हैं, इसमें ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा की भी बात आती है। तो कुछ बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो हमारे पास टॉपिकली अप्लाई किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। तो इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं, बीटाक्सोलॉल, कार्टियोलॉल और टाइमोलॉल, ये जो है एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन को कम करती है। ह्यूमर प्रोडक्शन को ये कम करती है, दैट्स व्हाई दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। सो हियर द लेक्चर कंप्लीट, एंड असाइनमेंट जो है वो आपका ये है कि आपको एडवर्स इफेक्ट्स बताने हैं, जर्नल एडवर्स इफेक्ट्स बताने हैं अल्फा ब्लॉकर्स के और बीटा ब्लॉकर्स के। असाइनमेंट है आपका कि आपको कोई भी तीन एडवर्स इफेक्ट्स बताने हैं अल्फा ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स के, जो मोस्ट कॉमनली देखे जाते हों, और इसके साथ आपको रेफरेंस भी ज़रूर मेंशन करना है जहां से आप ये एडवर्स इफेक्ट देखेंगे। और कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम और रोल नंबर के साथ इस आंसर को जो है वो मेंशन करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।